Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katyani and today I'm back with a new case study of your contract, that is Chinaya versus Ramaya. Earlier I have discussed with you all the case which is related to capacity to contract Khangul versus Lakha Singh, which was of year 1928 decided by Lahore High Court. So now it's time to start with the next case, that is Chinaya versus Ramaya of year 1882, based on consideration, basically based on privity of consideration. So consideration is basically mentioned under section 2D. Now we have a proper definition of consideration. You can modify this definition as per your own language. So let's start. When, at the desire of the promiser, the promisee or any other person who has done or abstained from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration. Done? Okay. After that, let's start with our case. Now I'll introduce you with the characters, or we can say the people who are involved in this case. Okay, so first of all, Lakshmi Rani, old lady who gifted her property. Lakshmi Rani is actually an old lady who has gifted her property to her daughter. The next character is Ramaya, daughter of Lakshmi Rani, to whom property was gifted. Then Chinaya, the aunt, sister of Lakshmi Rani, who is entitled to an annuity of rupees 653. Now I'll tell you what's going on here. लक्ष्मी रानी जो थी वो एक ओल्ड लेडी थी जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रमैया, जो उनकी बेटी थी लक्ष्मी रानी की, उसको उन्होंने वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी. भाई उनके मन में आया कि ठीक है यार, चलो अब अपनी बेटी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दे देते हैं. ठीक है, आप लोग ये केस नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो नेक्स्ट हमारी हैं उनके रिलेशन में, वो है चिनैया. तो चिनैया जो है वो लक्ष्मी रानी की सिस्टर होती है, मतलब रमैया की आंट होती है. अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सब रिलेशन आंट अंकल पे चलते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो रमैया की मासी होती है. ठीक है, रमैया की मासी लगती हैं. तो देखो, सिस्टर ऑफ लक्ष्मी रानी, जिनको क्या था, जिनके पास क्या बोला गया था, हु इज़ एंटाइटल्ड टू एन एन्युटी ऑफ रुपीज़ 653. उनको एन्युटी फिक्स थी उनकी 653 की हर महीने. ठीक है, तो आगे देखते हैं. तो अभी हमारा केस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से. The old lady Lakshmi Rani was having a property. Now she wanted to gifted her property to her daughter Ramaya. As Lakshmi Rani gifted her property to her daughter, therefore there was no such consideration. अब देखो भाई, होता क्या है यहाँ पर. भाई लक्ष्मी रानी के मन में आता है कि भाई उसको प्रॉपर्टी देनी है अपनी, उसकी बेटी को गिफ्ट करना चाहती है वो अपनी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे देती है सीधी सीधी. इसमें क्या है, इसमें कौन सी कंसिडरेशन की ज़रूरत है, नहीं देनी ना भाई, अपनी इच्छा से दे रही है, मर्ज़ी से दे रही है. अगर वो प्रॉपर्टी उसको दे देती है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने कुछ किसी को दिया, ठीक है, इन रिटर्न भी आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो आपको मिल रहा है, तो उस वे में कंसिडरेशन होता है. अभी केस समझोगे ना आराम से तो फिर आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ. तो लक्ष्मी रानी ने उसको, अपनी बेटी को, रमैया को गिफ्ट दे दिया. ठीक है, तो अब इसमें कोई कंसिडरेशन तो हुआ नहीं, पहली बात. आगे देखते हैं. बट इन दैट गिफ्ट देर वॉज वन कंडीशन दैट इफ़ डॉटर देर वॉज वन कंडीशन दैट डॉटर हैज़ टू एक्सेप्ट दैट. देखो अब इस केस में क्या था, लक्ष्मी रानी ने गिफ्ट दिया अपनी बेटी को, रमैया को. ठीक है, प्रॉपर्टी दे दी. अब उसमें कोई कंसिडरेशन था नहीं. लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी तो देती है लेकिन एक कंडीशन लगा देती है कि भाई जो रमैया है उसको गिफ्ट मिल तो जाएगा, मतलब उसको प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसको
क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको एन्युटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी आंट चिनैया को। देखो पर्टिकुलर गिफ्ट व्हाट शी हैज़ टू डू दैट शी विल हैव टू पे प्रोवाइड एन एन्युटी टू हर आंट दैट इज़ चिनैया। देखो अब कंटिन्यूस में पढ़ाती हूँ, यहाँ से पता चलेगा। बट इन दैट गिफ्ट देयर वॉज वन कंडीशन दैट इफ डॉटर एक्सेप्ट्स दैट पर्टिकुलर गिफ्ट what she has to do, she will have to provide an annuity to her aunt that is चिनैया। ठीक है, उसकी मम्मी बोलती है भाई तो ठीक है, पति को गिफ्ट देना चाहती हूँ, उसमें कंसिडरेशन नहीं थी, बट उसने अपनी मर्ज़ी से दिया, गिफ्ट दे दिया। अब उसने उसके आगे एक शर्त रख दी रमैया के आगे, मैं तेरे को प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन अगर तू ये गिफ्ट एक्सेप्ट करती है तुझे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे एन्युटी टू योर आंट। जी आपको इतना अमाउंट जो है वो आपकी मासी को देना पड़ेगा, तब जाके आप ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती हैं। सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर गिफ्ट डॉटर ऑल्सो अग्रीड दैट शी विल प्रोवाइड एन्युटी ऑफ ₹653। यहाँ ना 653 है, 652 हटा के आप इसको 653 कर दो, ठीक है, बाय मिस्टेक 2 हो गया था यहाँ पर। तो भाई कि 653 आपको एवरी ईयर देना है अपनी आंट को, ठीक है, मतलब मासी को हर महीने हर साल मतलब 653 रुपीज़ की एन्युटी देनी है। भाई वो बड़ी खुश होती है डॉटर कि ठीक है कम से कम प्रॉपर्टी तो मिल रही है, तो वो अग्री कर देती कि ठीक है मैं अपनी जो भी आंट हैं या मासी हैं उनको मैं 653 की जो एन्युटी है वो मैं हर साल दूंगी every single year. Daughter accepted the gift, but later on she refused to pay the annuity amount to her aunt. So in order to claim and recover that annuity amount, Chinnaiya filed a case against Ramaiya. तो देखो अब यहाँ आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। बेटी ने पहले बोला था हाँ जी मैं तो दे दूँगी, ठीक है प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, वो बहुत खुश थी, उसने सब कुछ अग्री कर दिया कि वो अपनी आंट को ये सब एन्युटी वगैरह दे देगी। लेकिन कुछ टाइम बाद होता है क्या, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, मतलब लक्ष्मी रानी मर जाती है। उसके बाद रमैया क्या करती है, रमैया अपनी आंट को एन्युटी देना बंद कर देती है। होता क्या, अब उसकी आंट जो होती है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देती है, ठीक है, रमैया के अगेंस्ट। किस लिए केस फाइल करती है, जो उसकी एन्युटी है वो लेने के लिए, उसको रिकवर कर पाए। फिर क्या होता है, देखो अब वो केस फाइल कर देती है। रमैया says that she earlier agreed to pay the annuity amount but now she is not paying. But when this case was filed, Ramaiya said that contract was देखो उसने पहले प्रॉमिस कर दिया था कि भाई उसको देना है, वो देगी, ये एन्युटी जो है आंट को देगी अपनी। मदर के मरने के बाद वो बिल्कुल ही मना कर देती है, ठीक है। और जब वो चिनैया केस फाइल करती है ना, तो रमैया पता क्या बोलती है, देखो रमैया said that the contract was between me and my mother. Whatever gift I have received, that is from my mother. I haven't received anything from my aunt, and aunt is not even a part of that particular contract. So I am not liable to provide annuity to my aunt. वो कहती है देखो जो भी बातचीत थी वो मेरी मम्मी के बीच में थी, मेरी और मेरी मम्मा के बीच की थी बात वो, ठीक है। मतलब वो कहती है कि अब मेरी मदर तो रही नहीं है, ना ही मेरी वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा और मेरी मदर के बीच में था, मेरी आंट का कोई उसमें कोई रोल ही नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व ही नहीं थी। सो मैं लाइबल ही नहीं हूँ उनको एन्युटी प्रोवाइड करने के लिए। अब आते हैं इसमें कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ। देखो भाई कोर्ट ने बड़ी समझदारी दिखाई अपनी। कोर्ट छूटते के साथ ही बोलता है कि पहले तो रमैया ने हाँ बोल दिया था, पहले जो डॉटर थी उसने हाँ बोला था। देखो पहले पढ़ते हैं इसको। कोर्ट सेड दैट डॉटर हैव अर्लियर अग्रीड दैट शी विल गिव एन्युटी टू हर आंट एंड बेस्ड ऑन दिस हर मदर गिव हर द प्रॉपर्टी. So court said that you can't agree to one part of the contract which gives you benefit and you can't refuse the another part of the contract in which you have to pay the annuity to your aunt. देखो भाई यहाँ कोर्ट समझ जाता है कि जो वो बेटी है वो बहुत ज़्यादा चालाक बन रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है और डिसीजन देता है कि पहले तो आपने जब आपकी मदर थी तो आपने उनसे प्रॉपर्टी लेनी थी, तो आपने उनको प्रॉमिस किया था ना
कि आप वो अपनी आंट को आप एन्युटी प्रोवाइड करेंगी ₹653 की। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट के आधे आधे हिस्से को माने और आधे हिस्से को मना कर दे। देखो यहाँ क्या लिखा है, कोर्ट सेड दैट यू कांट एग्री टू वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को मान लो जो आपको बेनिफिट दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को मान रहे हो तो आपको पूरा मानना पड़ेगा। ये नहीं कि जो आपके फ़ायदे में उसको मानो और जिसमें आपको किसी को कुछ देना पड़ रहा है आप उसको रिफ्यूज़ कर दो। ठीक है, तो कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल ही डिनाई कर देता है। तो एंड ऑफ द केस हम लोगों को बेसिकली यही समझ आता है कि अगर ए, बी और सी 3 लोग हैं और ए और बी किसी थर्ड पार्टी के लिए कुछ बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक केस अभी ऐसे ही समझा देते हैं। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ए ने बी को बोला मैं तुझे एक तरीके की मैं एन्युटी की बेस पे ले लेती हूँ, मैं तुझे मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, या मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन तुझे हर महीने, ए बी को बोल रहे हैं तुझे हर महीने सी को मंथली, ईयरली नहीं कह रही मैं, मंथली तुझे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ए ने बी की बात अग्री कर दी, उसको बी को मिल गई प्रॉपर्टी। किसको मिल गई? बी को मिल गई। ए की डेथ हो गई। बातचीत किनके बीच में थी? ए और बी के बीच में। सी को बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, सी ए के रिलेटिव है। ठीक है, ए हो गए फादर, बी हो गया सन और सी जो है वो हो गए अंकल, मतलब फादर के बड़े भाई। ठीक है, फादर के बिग ब्रदर। डन। ठीक है, ये इसी में ले लो कंसिडरेशन में। ठीक, तो अब सी को तो कुछ पता ही नहीं, बेचारे आउट हैं, मतलब कन्वर्सेशन में के बीच में ही नहीं बैठे वो, पर बात फिर भी उनकी हो रही है। ए ने बी को बोला भाई मैं तेरे को प्रॉपर्टी दूंगा, फादर ने बेटे को बोला मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, तुझे करना है क्या है, हर महीने मेरे बड़े भाई को कितने रुपए देने? 200 रुपये पकड़ाने हैं। फादर की हो जाती है डेथ, फादर की क्या हो जाती है? फादर की हो जाती है डेथ। ठीक है, अब बी सी को कुछ महीने तक तो 200 रुपये देता है उनकी डेथ के, फादर की डेथ के बाद, लेकिन उसके बाद मना कर देता है कि भाई मैं तो नहीं दूंगा। और सी को पता होता है कि भाई मेरे छोटे भाई ने ऐसे ऐसे एन्युटी के लिए बोला था कि मुझे पकड़ाता रहेगा ये इनका बेटा। तो सी क्या करता है, जब सी को लगता है कि उसका राइट वायलेट हो रहा है, कि मतलब उसको जो उसका राइट है जो उसके छोटे भाई ने उसको दिया है वो उसको नहीं मिल रहा हक, तो वो जाता है, सी कहाँ जाता है? सी जाता है कोर्ट में। ठीक है, सी कोर्ट जाता है, वहाँ से अब सी का हक बनता है कि वो अपने हिस्से की जो एन्युटी है उसको क्या करे? क्लेम करे। ठीक, तो वो बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि बेशक कॉन्ट्रैक्ट किसी के बीच में हुआ हो, लेकिन अगर उसमें थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई बात हो रही है और जिस पर्सन ने उस थर्ड पर्सन को अगर अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी भी, मतलब कुछ भी मान लो, कुछ देने के लिए बोला हो किसी इंसान को और वो ना दे, तो थर्ड पर्सन उस चीज़ को क्लेम कर सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी एक पर्सन की डेथ के बाद, जैसे यहाँ पर ए बी सी वाला केस दिखाया मैंने आपको, ए की डेथ हो जाती है बट सी जो है वो बी से क्लेम कर सकता है क्योंकि ए ने उसको ये राइट दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस समझ आ गया हो यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच इफ़ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक and if any of you is having doubt in anything, so you may comment. So do like, subscribe and comment. Thank you so much. Till now this is the video and
I hope you have understood it. Thank you so much.